आदर आदाब अभिनंदन। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास ओस्टिक्टिस के जनरल कैरेक्टर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की सेकंड सुपर क्लास टेट्रापोडा की एक क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। एम्फी मीन्स बोथ, बायोस मीन्स लाइफ, अर्थात ऐसा जीवन जो ड्यूअल हो, दोहरा हो, अर्थात जल व थल पर जीवन की उपस्थिति हो, ऐसे जंतु उभयचर या एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस के बारे में दो फैक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। कार्बोनिफेरस पीरियड इज नाउन एज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। कार्बोनिफेरस काल को उभयचरों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसका यह कारण है कि कार्बोनिफेरस काल में एम्फीबियंस प्रचुर मात्रा में उपस्थित थे एवं इनका पृथ्वी पर साम्राज्य था। अनदर फैक्ट्स की बात करें तो द क्लास हैज अबाउट 3000 स्पीसीज। इस वर्ग में लगभग 3000 स्पीसीज या जातियों को सम्मिलित किया जाता है। बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले क्योंकि इनका नाम ही एम्फीबियंस है, उभयचर हैं, तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है दोहरे जीवन व्यतीत करने वाले जंतु, अर्थात ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल जो कि दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं या ड्यूअल लाइफ व्यतीत करते हैं, वे उभयचर कहलाते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जल व थल दोनों पर निवास करते हैं। जनरली ये थल पर स्थापित होने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इन्हें अपने प्रजनन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता महसूस हुई, अतः ये पूर्णतः स्थल पर स्थापित नहीं हो पाए एवं रिप्रोडक्शन या जनन के लिए ये जल पर निर्भर थे। अतः जल व थल दोनों में ये स्थापित हो गए। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। शरीर इनका सिर व धड़ में बटा होता है। जनरली बात करें नेक और टेल की, तो नेक और टेल उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। ग्रीवा और पूंछ की बात करें तो ये कुछ जंतुओं में उपस्थित होती है और कुछ जंतुओं में ये अनुपस्थित होती है। बॉडी की बात करें या शरीर की बात करें, बॉडी कैन बी डिप्रेस्ड, अर्थात बॉडी दबी हुई, सिलेंड्रिकल बेलनाकार एवं एलोंगेटेड दीर्घाकार होती है। अगर हम एम्फीबियंस जंतुओं के शरीर की बात करें तो शरीर इनका दबा हुआ, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार और दीर्घाकार होता है। बॉडी की बात करें तो बॉडी पर पाई जाने वाली स्किन इज स्मूथ एंड मॉइस्ट। शरीर पर पाई जाने वाली त्वचा चिकनी व मुलायम होती है। क्योंकि इनमें श्लेष्मिक ग्रंथियां उपस्थित होती है, जिसकी वजह से त्वचा लसलसी, चिकनी या मुलायम होती है। श्लेष्मिक ग्रंथियों के साथ साथ अगर हम बात करें इनकी त्वचा पर शल्कों की, तो शल्क अनुपस्थित होते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे कुछ जंतुओं में शल्क उपस्थित हो सकते हैं, अदरवाइज शल्क या स्केल लेस स्किन होती है, अर्थात शल्क विहीन त्वचा होती है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो क्योंकि वर्टिब्रेट एनिमल्स है और वर्टिब्रेट एनिमल्स का एक महत्वपूर्ण फीचर होता है कि इनका अंतःकंकाल या तो अस्थियों और या उपास्थियों से मिलकर बना होता है, अर्थात बोनी और कार्टिलेजिनस प्रकार का इनमें एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें इनमें पाई जाने वाली जीभ की, तो यहाँ एक सत्य अग्राभिसारी प्रकार की जीभ देखने को मिलती है, अर्थात ट्रू प्रोट्रूसिबल टंग इज प्रेजेंट। ट्रू प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है अग्रभिसारी, आगे की तरफ निकली हुई
जीव इनमें मौजूद होती है जो शिकारियों को पकड़ने में सहायक होती है, और इसी की वजह से ये शिकारी जंतुओं पर अटैक करके अपना भोज्य सामग्री प्राप्त करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या पाचन तंत्र की बात करें तो ये विकसित होता है या डेवलप्ड होता है। साथ ही एलिमेंट्री कैनाल भी पूर्ण विकसित होती है, लेकिन इसकी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की एक विशेषता होती है कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल दोनों क्लोका या अवस्कर में समाप्त होती है, अर्थात इनमें एनस पोर एब्सेंट होता है। और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के एंड की, तो दोनों अवस्कर या क्लोका में समाप्त होती है या खुलती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें इनमें, तो इनके परिसंचरण को देखा जाए तो इनमें परिसंचरण तंत्र सुविकसित होता है, जिनमें हृदय त्रिकक्षीय होता है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, अर्थात हृदय में 2 आलिंद व 1 नीले पाया जाता है, और कहीं ना कहीं नीले में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप होता है, अर्थात शुद्ध व अशुद्ध रुधिर दोनों का मिश्रण इनमें देखने को मिलता है। आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज बाइकॉन्वेक्स, अर्थात बाइकॉन्वेक्स शेप होती है, ओवल या अंडाकार शेप होती है, या न्यूक्लिएटेड और केंद्रक युक्त भी होती है। आरबीसीज बाइकॉन्वेक्स, ओवल या अंडाकार और केंद्रक युक्त होती है। बात करते हैं इन जंतुओं की कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्यों कंसीडर किया जाता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आप सबको पता है स्टूडेंट्स, ऐसे जंतु जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है, ऐसे जंतुओं को हम कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिरधारी जंतु कहते हैं। तो फिशेज की तरह इन जंतुओं में भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर नियत नहीं रह पाता, अतः इन्हें अनियततापी या असमतापी या शीत रुधिरधारी जंतु कहते हैं, जिन्हें आप पोइक्लोथर्मल भी कह सकते हैं। बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले श्वसन तंत्र की, तो इनमें श्वसन कुछ विशेष संरचनाओं के द्वारा होता है। अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक या जलीय जंतुओं में गिल्स या क्लोम के द्वारा श्वसन होता है, और फेफड़ों के द्वारा स्थल में पाए जाने वाले जंतुओं में श्वसन होता है, अर्थात क्योंकि ये दोनों ही प्रकार के आवास में स्थापित होते हैं, अतः जलीय जंतुओं में इनमें गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं, और स्थलीय जंतुओं में इनमें लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं। इनके अलावा एक विशेष प्रकार का नोट आप ध्यान रखिए, एम्फीबियन जंतुओं की विशेषता होती है कि इनके कुछ एनिमल्स में स्किन भी असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, अर्थात स्किन या त्वचा सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। इसके साथ साथ बक्कोफेरिंजियल कैविटी, अर्थात मुख गुहा की जो अस्तर होता है, ये भी इनमें रेस्पिरेशन का कार्य करता है। तो बक्कोफेरिंजियल कैविटी और स्किन 2 ऐसे सहायक श्वसन अंग है जिनकी सहायता से एम्फीबियंस या उभयचर जंतु श्वसन करते हैं। मोस्टली फ्रॉग में ऐसा देखा जाता है कि फ्रॉग की जो स्किन होती है और बक्कोफेरिंजियल कैविटी होती है, ये दोनों ही इनमें रेस्पिरेशन का कार्य करती है। अगर हम बात करें कुछ जंतुओं में रेस्पिरेशन की, तो अधिकांश जल में पाए जाने वाले जंतु गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, और स्थल में पाए जाने वाले जंतु लंग्स के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। लार्वा इनमें फ्री स्विमिंग होता है, अर्थात लार्वा में गिल्स मौजूद होते हैं जिनकी सहायता से वो रेस्पिरेशन करते हैं, और एडल्ट में गिल्स और लंग्स दोनों उपस्थित हो सकते हैं। बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की या उत्सर्जन तंत्र की, तो लार्वा में उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है, और एडल्ट की बात करें तो वयस्क अवस्था में मीजोनेफ्रिक किडनी के द्वारा इनमें उत्सर्जन देखने को मिलता है, अर्थात लार्वा में कम विकसित वृक्क पाए जाते हैं, और वयस्क अवस्था में प्रोनेफ्रिक किडनी से अधिक विकसित मध्य वर्ग प्रकार की किडनीज देखने को मिलती है, जिनसे ये एक्सक्रीशन करते हैं। इनकी बात करें वेस्ट प्रोडक्ट की, तो जनरली एम्फीबियन जंतुओं का वेस्ट प्रोडक्ट, अगर एक्वेटिक कंडीशंस की बात करें तो यूरियोटेलिक होते हैं। जलीय जंतुओं की बात करें तो
मोस्टली यूरियोटेलिक होते हैं। और स्थलीय जंतुओं की बात करें तो कुछ जंतु इनके यूरोकोटेलिक भी होते हैं। अगर बात करें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल की तो इनके कुछ जंतु यूरोकोटेलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी भी होते हैं। बात करते हैं एम्फीबियंस में पाए जाने वाले अन्य कैरेक्टर्स की। तो आइज पजेस मूवेबल आईलिड्स, आंखों में आईलिड्स या पलकें उपस्थित होती है। टिम्पेनम ईयरड्रम फॉर्म द कवरिंग ऑफ मिडिल ईयर, टिम्पेनम या ईयरड्रम मिडिल ईयर का कवरिंग बनाता है, अर्थात जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, वह टिम्पेनम मिडिल ईयर या मध्य कर्ण की आवरण बनाने का कार्य करता है। बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है और 3 भागों में विभाजित रहता है। क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स, इनमें पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है जो अलग अलग भागों से रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। एंडोक्राइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, अंतःस्रावी तंत्र इनका सुविकसित होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की सेंस रिलेटेड एक्टिविटीज का कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसे आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन भी बनता है। थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण के लिए इनमें थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, तथा प्रोलेक्टिन रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लार्वल स्टेज, तथा लार्वा अवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रोलेक्टिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशंस हैं जो कि एम्फीबियंस में बेहद ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जहां थायरोक्सिन इनके कायांतरण के लिए जरूरी होता है तथा प्रोलेक्टिन लार्वा अवस्था को निरंतर बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। तो दोनों ही हार्मोन महत्वपूर्ण है। कायांतरण से आप समझते हैं, कायांतरण एक निम्न विकसित अवस्था से उच्च विकसित अवस्था में होने वाले परिवर्तन से रिलेटेड है। बात करें हम रिप्रोडक्शन की, सेक्सेस आर सेपरेट, अर्थात जनक या लिंग इनमें सेपरेट होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। नर व मादा जंतु अलग अलग जंतुओं को धारण करते हैं। नर जंतु में नर जनन व मादा जंतु में मादा जनन तंत्र उपस्थित होता है, अर्थात यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। बात करते हैं हम सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता की। तो कुछ जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता भी देखने को मिलती है, अर्थात नर व मादा जंतुओं में स्पष्ट रूप से पृथक पृथक मॉर्फोलॉजी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हम एनिमल्स के नेचर की। तो एनिमल्स सामान्यतः अंडयूज होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं और अंडों से शिशु निकलते हैं। बात करें इनके फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं और जलीय जंतुओं की विशेषता होती है कि इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी ये मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करते हैं, अर्थात जहां कुछ मॉइस्चर की मात्रा होती है वहां उन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये रहना पसंद करते हैं। तो मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की वजह से इनमें एक्वेटिक कंडीशंस की तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बात करते हैं इनमें डेवलपमेंट की या परिवर्तन की। तो परिवर्तन इनमें सामान्यतः या कॉमनली आप कह सकते हैं कि इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात इनके जीवन में कोई ना कोई लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। इस लार्वा अवस्था को सामान्यतः हम टेडपोल कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है फाइलम एम्फीबियंस या आप कह सकते हो क्लास एम्फीबियंस का। हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन प्रेजेंट, हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन ये 2 महत्वपूर्ण टर्म है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, हाइबरनेशन को हम शीत निष्क्रियता कहते हैं और एस्टाइवेशन को हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। दोनों एक तरह से डोरमेंट फेज है, अर्थात जब शीतकाल में या सर्दियों में टेम्परेचर अधिक गिर जाता है तो ये कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसे हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। और जब गर्मियों में टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो ये कुछ समय के लिए, जब तक अडेप्टिव कंडीशंस या अनुकूल प्रावस्थाएं नहीं होती तब तक ये विश्राम अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। तो शीत निष्क्रियता
या ग्रीष्म निष्क्रियता, इन्हें हम शीत निद्रा या ग्रीष्म निद्रा भी कह सकते हैं, ये इन एम्फीबियन जंतुओं में देखने को मिलती है। ए फ्यू एम्फीबियंस शो पेरेंटल केयर, कुछ ऐसे एम्फीबियन जंतु भी होते हैं जो पैतृक रक्षण शो करते हैं, अर्थात ये पेरेंटल केयर या पैतृक रक्षण में अपने शिशुओं के या लार्वाओं के या अपने अंडों को अपनी पीठ पर लादे रहते हैं, और जब तक ये हैच्ड नहीं हो जाते हैं एग्स, तब तक ये उन एग्स को अपनी पीठ पे या बैक पे लादे रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा इक्थियोफिस, इसके अलावा पाइपा। हम बात करते हैं एम्फीबियंस के क्लासिफिकेशंस की, तो इनको मेजरली 3 ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। 3 ऑर्डर निम्न है। फर्स्ट ऑर्डर एपोडा, जिसे जिम्नोफियोना भी कहते हैं। सेकंड ऑर्डर यूरोडेला, जिसे कोडेटा भी कहते हैं। और थर्ड और लास्ट ऑर्डर एन्यूरा, जिसे सेलेंसिया भी कहते हैं। एपोडा या जिम्नोफियोना का बेस्ट एग्जांपल है इक्थियोफिस। यूरोडेला या कोडेटा का बेस्ट एग्जांपल है सैलामेंडर, जिसे न्यूट्स कहते हैं। इसके अलावा नेक्टुरस, जिसे मड पप्पी कहते हैं। इसके अलावा एम्फियूमा। इसके अलावा बात करते हैं ऑर्डर एन्यूरा या सेलेंसिया में पाई जाने वाले जंतुओं की, तो ऑर्डर एन्यूरा या सेलेंसिया जिनमें गाना, ब्यूफो, हाइला, एलाइटिस, पाइपा एक्सेट्रा